तो चलो अब देखो हम लोग क्या क्या इसमें कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में ओम्स लॉ कर रहे थे, ठीक है। और ओम्स लॉ सॉल्व करते टाइम कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो हम लोग बीच में उसको भी देख लिए थे। हालांकि वो लॉज हम लोग वापस से फिर से देखेंगे जब उनका चैप्टर आएगा। फ़िलहाल हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग अभी सिर्फ पहला टॉपिक ख़त्म किए थे ओम्स लॉ, और उस पर जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग देख लिए थे। और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगी, और उसमें जो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। और अभी हम लोग दूसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक का नाम है वैद्युत करंट, वैद्युत धारा, ठीक है। तो हम लोग वैद्युत धारा के विषय में, थोड़ी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अभी सही कर लेंगे। वैद्युत धारा के विषय में हम लोग पहले बेसिक बेसिक बातें फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसका फार्मूला जो होता है वो देखते हैं। तो करंट आई जो होता है वो Q/T होता है, मतलब कितना चार्ज कितने देर में बह जा रहा है। कहाँ से? किसी क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लो कि कोई ऐसा तार है जो कि सर्कुलर डिज़ाइन का है, ठीक है, मतलब ये उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। देखो, किसी तार को तुम दो तरीके से काट सकती हो, ठीक है, मतलब सॉरी, कई तरीके से काट सकती हो। तार को तुम ऐसे काट दो। जब तार को तुम ऐसे काटोगी तो ये जो पोर्शन बनेगा उसको हम ऐसे बना के दिखा रहे हैं कि ये पोर्शन ऐसे बनेगा, ठीक, ये वाला पोर्शन। और जो ये पोर्शन बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा बचेगा। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन को तुम क्रॉस सेक्शन नहीं बोल सकती। इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन नहीं बोलेंगे, ये इंक्लाइंड सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन तब होता है जब उसको बिल्कुल 90 पर काटो, 90 डिग्री पर। मतलब ये जो उसका अक्ष है, इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। जब उसको बिल्कुल 90 पे काटो तब उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। मतलब ऐसे काटो तब क्रॉस सेक्शन कहा जाएगा। तो अब देखो, अब दूसरी बात क्या है, एक और इसमें बात बताते हैं। अगर तुम उसी को ऐसे काट दोगी, ऐसे मतलब ऐसे काटो, फाड़ दो, जैसे कि हम लोग मटर होता है छेमी, मटर या छेमी, उसको छीलते हैं, तुम कैसे फाड़ती हो उसको, ठीक है ना। तो उस तरह के से जब काटोगी तो उसको बोलोगी लेटरल सेक्शन। लेटरल सेक्शन मतलब जैसे मान लो कि जब तुम इसको ऐसे काट दोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये ऊपर का पोर्शन कैसा दिखेगा, ऊपर में तो ये ऐसे कट जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसे कट जाएगा, और ये बाकी जैसे बर्गर की तरह थोड़ा सा लंबा सा दिख जाएगा, ठीक है। नीचे कैसा दिखेगा, तो नीचे में तुमको ऐसा दिखेगा, ये हिस्सा जो कटा हुआ है ऐसा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, ये हिस्सा दिखेगा। तो देखो ये एरिया, और जब इस एरिया को तुम बोलोगे लेटरल, लेटरल, ठीक है। ये वाला जब ऐसे, मतलब ये हुआ लेटरल सेक्शन। और जब ऐसे काटोगी तो मतलब ये जो सामने से दिख रहा है इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले धारा को समझो एकदम बेसिक से। वो ये कहता है कि जब भी किसी तार में ये जो आवेश है जब वो फ्लो हो रहा होता है तो कितने देर में कितना आवेश फ्लो हुआ उसको ही मतलब Q/T लगा दो तो हम लोग का धारा करंट मिल जाता है। हालांकि करंट दो तरह का होता है, AC और DC, उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल करंट का मोटा मोटी समझो, DC को लेकर के समझो, डायरेक्ट करंट। तो करंट का मान होता है Q/T। अब ये जो Q होता है उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि क्रॉस सेक्शन से जो धारा जो चार्ज बहता है उसी चार्ज को, मतलब पर सेकेंड कितना चार्ज गुजर रहा है। अगर मान लो इमेजिन करो कि ये कोई तार है और इस तार को यहाँ से ऐसे कट करती हो तो यहाँ पर जो ऐसे सर्कल बनेगा फाड़ने के बाद उस सर्कल से कितना आवेश पर सेकंड गुजर रहा है। मान लो कि अगर 5 आवेश गुजर रहे हैं पर सेकंड, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे ना काट करके इसको ऐसे काटे तब तो बहुत सारे चार्ज गुजरेंगे ना यहाँ से उसी सेकेंड में। तो ये तो गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस सेक्शन वर्ड का शब्द जो है क्रॉस सेक्शन चुनना होता है। क्रॉस सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं इस समय हम भूल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो जरा क्रॉस सेक्शन का हिंदी में हमको यहाँ पे कमेंट कर दें। अब देखो जरा सुनो बात, यहाँ पर जो भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं I = Q/T, उसमें जो Q का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, समय का जो मात्रक होता है वो होता है, हाँ करेक्ट सही बोल रही हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखो ये जो Q है उसको आवेश कहते हैं, ये जो टाइम है उसको सेकंड, मतलब उसका जो मात्रक होता है सेकंड होता है। तो कूलाम पर सेकंड जो होता है वो SI यूनिट बन गया किसका, करंट का। इसी को पॉपुलरली क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर को SI यूनिट माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर सवाल में कूलाम पर सेकंड दिया हुआ है या एम्पियर दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया धारा के बारे में। अब जब भी किसी तार में धारा बहती है तो वो कैसे कैसे प्रभाव पैदा करती है, मतलब जब धारा बहती है तो पावर निकाल सकते हैं,
तो उसके लिए हम तुमको एक ट्रिक बताए थे, P बराबर वी आई, इसका ट्रिक कैसे बताए थे, VIP से याद रखो, मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वो पावरफुल होते हैं, मतलब VIP से याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट लोग पावरफुल होते हैं, ये फॉर्मूला नहीं भूलेगा, ऐसे VIP से याद रखो, ठीक है। दूसरा देखो, पावर निकल गया, जब भी धारा बहती है वहाँ पावर का नाम आता है। अभी इसी चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि जब भी किसी रेजिस्टेंस का मान R दिया हो, उसमें करंट I बहे तो उसमें पावर कैसे निकालेंगे। इसको समझो, अगर पावर का फॉर्मूला हम तुमको V इंटू आई बता रहे हैं तो ये सिर्फ वोल्टेज और I के टर्म में हुआ। इसका क्या मतलब है, किसी सर्किट में जो सप्लाई हो रही है उस मेन सप्लाई में कितना वोल्टेज सप्लाई की, उस मेन सप्लाई से कितना वोल्टेज सप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अब कितना सप्लाई तुम किए हो वो मैटर नहीं करता, कितना सप्लाई यहाँ पहुँच रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि अगर रास्ते में मान लो हम लोग तो ये कंसिडर किए हैं, यहाँ पे ये सिंबल बनाने का ये अर्थ है कि पूरे तार का रेजिस्टेंस एक जगह मान लिया गया, लेकिन अगर मान लो इस तार में रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, तो ये जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उसका कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप हो जाता, बाकी हिस्सा यहाँ पहुँचता। जो लोग वीडियो को पहले दिन से देख रहे हैं वो जानेंगे किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाया जाता है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हम समझाए थे। अभी देखो, तो पावर का जो पहला फार्मूला P बराबर VI बना, उसके बाद इसका एक और फार्मूला बनेगा। कैसे उसका एक फार्मूला और बनेगा, हम उसको हम वोल्टेज और करंट के रूप में यहाँ दिखा दिए। तो देखो मेनली तीन ही एलिमेंट होता है ना हमारे, वोल्टेज होता है, करंट होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज और करंट के टर्म में हमारा VI बन गया। अब तुम क्या करो, इसी पावर के फॉर्मूले को तुम चाहते हो I और R के टर्म में, तो तुम क्या करो, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करो, V बराबर IR, ठीक है। अब इस ओम्स लॉ के इस्तेमाल करके इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू रिप्लेस कर दो। मान लो कि हम V की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो V की वैल्यू पहले यहाँ से निकालो, V की वैल्यू क्या आएगी, IR आएगी। इस IR को उठाई कहाँ रख दो, V की जगह रख दो। एक I यहाँ पहले से है, एक I यहाँ से आ जाएगा, मतलब IR इंटू I, तो ये I और ये I मिलकर क्या दे देंगे तुमको, I² R दे देंगे। तो पावर का दूसरा रेडीमेड फार्मूला बन गया। तो पावर के दो फार्मूले बन गए, एक VI बन गया और एक I² R बन गया। अब पावर का एक और फार्मूला बन सकता है। पहला फार्मूला रेडीमेड फार्मूला जो ट्रिक से याद करते हैं VIP से, दूसरा फार्मूला जो हम लोग V को रिप्लेस करके प्राप्त कर लिए, तीसरा फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं जब हम लोग I को रिप्लेस कर दें, मतलब V को जस का तस यहीं छोड़ दो, अब I का मान यहाँ से निकाल लो जो कि V/R हो जाएगा, तो V/R हो जाएगा। तो यहाँ गलती से लिख दिया इसको, तो अब ये और ये V मिले क्या दे देगा, V²/R दे देगा। तो पावर के तीन फार्मूले रेडी हो गए, एक हो गया VI, दूसरा हो गया I²R और तीसरा हो गया V²/R, ठीक है। ये हमारे पावर के फार्मूले बन गए। अब देखो, जब भी किसी तार में करंट बहेगा तो करंट तो बहेगा ही बहेगा, तो करंट जो बहेगा उसका तो खुद का मान निकालना पड़ेगा Q/T से, तो एक संबंध यहाँ से आ जाता है। हो सकता है कि तुम्हारे सवाल में Q का मान निकालने के लिए भी दे दे, तो Q बराबर N इंटू E कर देना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं उससे चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि एक स्टेप पहले का बात पूछ दे वो, Q बराबर N ही लगा देना, वहाँ पे N है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये E क्या है, ध्यान रखना, लोग कहते हैं E इलेक्ट्रॉन्स है, हमेशा ध्यान रखना E इलेक्ट्रॉन नहीं है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो कि एक कण होता है, इलेक्ट्रॉन एक कण होता है, उसका सिंबल ई नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक कण होता है, उस कण पर जो चार्ज होता है उस चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं और उसका सिंबल ई होता है, और उसका जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जरा समझो, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, अगर कोई ई का इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई से दिखा रहा है तो इसमें वो कोई गलती नहीं कर रहा है, बस हम अलग से तुम ध्यान रखो कि ई जो रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूले में वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन में भी हम सेम लिखे, प्रोटॉन में भी हम सेम लिखे, हमको यहाँ पर प्लस और माइनस लिखना चाहिए था, लेकिन हम जब पहले से ही कह रहे हैं कि ये ई जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बताता है, न कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और प्रोटॉन के चार्ज को। बात को समझना, ई सिर्फ एक वैल्यू बताता है, मतलब ये सिर्फ एक मान बताता है कि इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज लेके घूमता है उसका मान क्या है, तो ई वो चीज़ बताता है। इसीलिए चाहे प्रोटॉन भी उतना लेके घूमता है, वो अलग बात है कि पॉजिटिव नेचर का लेके घूमता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई आदमी है, वो नेगेटिव चार्ज आदमी है, उससे पूछोगे ना कि तुम्हारे पास कितना चार्ज है, तो उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास -10 कूलम है, वो इतना बोल देगा मेरे पास 10 कूलम है, तो वही हो गया ई का मान, मतलब कहने का मतलब वो है, ठीक है।
अब देखो, तो तुम क्या करोगे, Q बराबर NE लगा दोगे, यहाँ से चार्ज निकाल लोगे। अब इतना इलेक्ट्रॉन कितने देर में पास हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, मतलब टाइम से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा करंट। और जब भी किसी तार में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर पावर कंज्यूम होता है, तो पावर कंज्यूम होगा ही होगा। अब पावर कंज्यूम करता कौन है? अब देखो, हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, हमारे पास इंडक्टर होता है, हमारे पास कैपेसिटर होता है। यही तीन मेन लोग हैं जहाँ जहाँ पर हमको समझना होता है कि पावर कहाँ कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर पावर दुनिया में कहीं भी कंज्यूम हो, उसका बेसिक फार्मूला हमेशा सेम रहता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। बेसिक फार्मूला हमेशा सेम रहता है, या फिर I स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर बाई R। अब तुम जानती हो कि ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। एक बात यहाँ पे दोहरा देते हैं, ये जो डिवाइस तुमको दिख रहा है इसको रजिस्टेंस नहीं कहते हैं, इसको रजिस्टर कहते हैं। ये जो डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है इसको इंडक्टर कहते हैं। रजिस्टेंस तो इस रजिस्टर का गुण है, इंडक्टेंस तो इस इंडक्टर का गुण है, कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का गुण है। अब देखो, जैसे इसका रजिस्टेंस R होता है वैसे इसका भी रजिस्टेंस होता है। इसके रजिस्टेंस को हम लोग XL से दिखाते हैं, इसके रजिस्टेंस को हम लोग XC से दिखाते हैं। इसका रजिस्टेंस और इसका रजिस्टेंस को रजिस्टेंस नहीं बोला जाता, इन लोगों को रिएक्टेंस बोला जाता है, लेकिन इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। लेकिन तीनों की यूनिट बराबर होती है। जो यहाँ पर रिएक्टेंस XL लिया गया है उस XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। ये L क्या है? ये L इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है। इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है, हेनरी। और ठीक इसी प्रकार XC जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। इसमें C क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है इस कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड, ठीक है, जिसको हम लोग दिखाते हैं F से। अब एक बात पता होना चाहिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को, कि जो फैरेड होता है, अगर हम बोलें 1 फैरेड बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब यहाँ तक समझो कि जो धरती, पूरे धरती को भी अगर चार्ज स्टोर करने के लिए समझा जाए तो भी उसकी धारिता 1 फैरेड लगभग के आसपास होगी, मतलब इतना बड़ा कैपेसिटर। तो हम लोग जो अपने बेसिक लाइफ में कैपेसिटर यूज करते हैं, जैसे जो कैपेसिटर पंखे में लगा होता है, सीलिंग फैन, टेबल फैन, वो सब माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड में होते हैं। वो पंखे की साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग अपने डेली लाइफ में जो कैपेसिटर देखती हो, सिलिंड्रिकल वाला या फिर जो भी, वो माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड में होता है। डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो पिको फैरेड यूज करना है या माइक्रो फैरेड यूज करना है। अब यहाँ पे पिको और माइक्रो का नाम आ गया, इसे ध्यान रखो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, पिको का मतलब होता है 10⁻⁹। शायद हम गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब 10⁻12 होता है शायद, 12 होता है, हाँ। गीगा मतलब होता है, नहीं हम उल्टा जा रहे हैं। एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, शायद पिको मतलब 10⁻12 होता है, ठीक है। गूगल कर लेना एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं, मेरी मेमोरी कम है थोड़ा सा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। अभी देखो, ठीक है, तो ये R हो गया, ये XL हो गया, ये XC हो गया, ये सारे के सारे रजिस्टेंस हैं, मतलब रजिस्टर हैं, इनमें रजिस्टेंस का गुण है। तो पावर लॉस यहाँ भी होगा, पावर लॉस यहाँ भी होगा, पावर लॉस यहाँ भी होगा। इसीलिए हमारे पास एक ट्रायंगल आता है, जिस ट्रायंगल में 3 तरह के पावर का इस्तेमाल होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एक और पावर उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल हम आराम से समझाएंगे दूसरे वीडियो में। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझाते हैं। अभी हमारा मेन टारगेट ये है समझाने का कि जब धारा बह रही होती है तो उससे क्या क्या प्रभाव बनता है, ठीक है। तो अब जब धारा बह रही होती है तो उससे क्या बनता है, एक तो पावर लॉस के बारे में हम लोग गणना करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कितनी देर तक धारा बहती है, तो कुछ देर बाद डिवाइस गर्म हो जाता है, इसका मतलब हीट पैदा होता है, ठीक है। तो हम लोग कितना हीट निकालेंगे, उसके बाद सिंबल हीट का H दे दो, या फिर जैसा भी जो भी सिंबल देना है सिंबल दे दो। H का फॉर्मूला VI मतलब पावर हो गया, और इसमें तुम टाइम से मल्टीप्लाई कर दो कितने देर तक के लिए वो बहा है, तो सिंपल एक फॉर्मूला बन गया VIT। अब इसको कैसे याद रखना है, इसका भी ट्रिक है। VIT एक कॉलेज होता है तमिलनाडु में, चेन्नई के बगल में वेल्लूर है, वहीं पे होता है। अब तमिलनाडु एक गर्म प्रदेश माना जाता है, तो गर्म मतलब हीट, तो इसको ऐसे याद रख सकती हो VIT, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर ये जो VI है, क्योंकि वो पावर है तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो उनमें से जब जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से यहाँ रख देना, और T पता होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे फिर से यूनिट की बात करते हैं। जो H है वो हीट है, और बेसिक थर्मोडायनामिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है कि हीट हो, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, हीट हो या वर्क हो, ये दोनों जो हैं वो ऊर्जा के एक रूप होते हैं। ऊर्जा के रूप होते हैं का ये मतलब है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं भगवान, ठीक है। तो ऐसे अगर सिंपली भगवान बोला जाएगा तो मन में क्या आएगा, किसी न किसी भगवान की छवि आएगी। सीधे सीधे कोई भगवान नहीं आता, किसी न किसी भगवान की छवि आती है, ठीक है। जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी। इसी प्रकार जब हम लोग एनर्जी बोलते हैं तो सीधे सीधे एनर्जी कुछ नहीं होता, एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में होती है। तो एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी, हीट, वर्क, असल में ये सारे के सारे लोगों को हम लोग एनर्जी कहते हैं।
तो इसीलिए इन सब का यूनिट जूल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे, हीट की एनर्जी भी जूल होती है, वर्क की एनर्जी भी जूल होती है। अब देखो, हीट का कई बार एनर्जी कैलोरी भी दिया जाता है, कैलोरी, लेकिन कैलोरी ऐसा यूनिट नहीं है, हीट जो है वो ऐसा यूनिट है। तो जितने तरह की एनर्जी होती है वो सब का, अब यहाँ पे बच्चे कहाँ मिस्टेक करेंगे, जब उनको ये नहीं पता होगा कि वर्क और हीट दोनों ही एनर्जी के फॉर्म है तो दोनों का यूनिट जूल होगा। मतलब यहाँ पर एक बेसिक आइडिया ऐड हो जाता है कि कहाँ भैया कहाँ कहाँ किसका किसका किसको किसको एनर्जी माना जाए। तो उसका एक लिस्ट बना के समझ लेना भाई कौन कौन सी चीज़, मतलब जब हम हर चैप्टर पढ़ाते जाएंगे तो उसमें बताते जाएंगे। अब जैसे अगर तुमसे ये पूछें कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, क्या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, नहीं, ये लोग एनर्जी नहीं है, ये लोग फील्ड हैं, जैसे ग्रेविटी होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, तो अब जैसे देखो एक बात को समझो, बताते हैं, बहुत ज़रूरी है बात बताना। जैसे कोई चार्ज होता है, उससे किसी दूरी r पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है वो हम लोग निकालते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, मतलब इसके कई सारे फार्मूले हैं, उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके डायरेक्ट फार्मूले होते हैं ई निकालने के, ई निकालने का जो सबसे बेस्ट फार्मूला है वो यहाँ से निकाल लो, F इज इक्वल टू क्यू, जो सबसे छोटा फार्मूला है। ठीक है, F होता है फोर्स, जो किसी क्यू था चार्ज, तो फोर्स से न्यूटन निकाल लो, क्यू से कूलाम निकाल लो, न्यूटन पर कूलाम हो गया ई का यूनिट। अब ई के ई, हाँ हाँ, क्या चीज़ फिर से बोलो। नहीं, एम्पियर लॉ तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगता है। ठीक है, जो एम्पियर्स लॉ होता है यहाँ पर लगता है गॉस लॉ, मतलब ई निकालने का जो तरीका है वो गॉस लॉ होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली दुनिया में गॉस लॉ का इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाली दुनिया में एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल होता है, और जो हाँ, और एक और लॉ है, वो है जो हम लोग अभी लास्ट में कवर किए थे, बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो एम्पियर लॉ एक्चुअली इसका पूरा नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर लॉ मत बोलना। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। और हम लोग जब भी हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होते हैं तो उस समय देखो कौन कौन से लॉ पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, एम्पियर सर्किटल लॉ अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, बायो-सावर्ट लॉ अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब ये लॉ क्या है, इसका यूज क्या है और इससे क्या फार्मूला निकलता है। फिर जब बायो-सावर्ट लॉ पढ़ोगी वो सब हम पढ़ा ही चुके हैं ऑलरेडी, एम्पियर सर्किटल लॉ भी ठीक से हम नहीं पढ़ाए हैं, उसको हम पढ़ा देंगे ठीक से अभी देखो। और उसके बाद क्या क्या होता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल होते हैं, वो पढ़ लेना। और ऑलरेडी बायो-सावर्ट लॉ में इसका हम डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं पढ़ाते समय। ठीक है, तो उसको रिवाइज करोगी तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा ये सब चीज़ें क्या हैं। तो मतलब ये कह रहे थे कि यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो जब भी तुम किसी को एनर्जी कह रही हो तो उसका यूनिट जूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जब भी धारा बहेगी तो वो पावर जनरेट करेगा, पावर का फॉर्मूला मिल गया, वो हीट जनरेट करेगा। हीट को एच से दिखा सकते हो या फिर सवाल में जो भी मतलब वो मान के दिया हो उससे निकाल सकते हैं। एक चीज़ जो हम बताना भूल गए, जो पावर होता है, पावर का भी अपना यूनिट होता है भाई। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, WAT, वाट होता है। इंग्लिश में उसको सिंगल W से भी दिखा सकती हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को वो लोग अगर मिक्स कर दे दिए तो पावर को जानते रहना, तुम इलेक्ट्रिकल में जो पावर यूज करती हो उसको भी तुम वाट में ही दिखाती हो। ठीक है, लेकिन इस वाट को ज़रा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो पावर का एक और यूनिट होता है, वो होता है वर्क डन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना कार्य किया गया है उसको पावर कहते हैं। ये पावर हम लोग मैकेनिकल सब्जेक्ट्स में स्टडी करते हैं। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। अब देखो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, वो एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है किस हिसाब में पूछा हुआ है, ESIC में पूछा हुआ है, किस साल में पूछा हुआ है, ये 2019 में पूछा हुआ है। देखो सवाल कितना ईजी है, वो पूछ रहा है कि 100 वाट का एक बल्ब एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत करेगा। मतलब तुमको एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें वाट मतलब पावर और ऊर्जा एक साथ आए और उसमें दिन भी आए। दिन मतलब दिन नहीं आए, समय आए। तो अभी हम लोग एक पावर का फॉर्मूला देखे हैं, P बराबर W/T। ठीक है, देखो हालांकि ये मैकेनिकल पावर है लेकिन अब सवाल ही वैसा पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको देखो भले ही ये मैकेनिकल पावर है लेकिन हमको इसका आइडिया तो पता है ना भाई कि यहाँ जो P है वो पावर है, जो W है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और जो टाइम होता है वो एक टाइम होता है। इसका ये मतलब है कि कितनी ऊर्जा कितने देर तक यूज हुई है तो कितना वाट पावर बना है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब देखो तुम यहाँ पर P बराबर W/T लग गया, फट से लग जाएगा, बहुत जल्दी इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो P है ये किस यूनिट में दिया है, बच्चे कैसे गलती करेंगे, सब जानते हुए गलती कर देंगे।
ये जो पावर है इसका यूनिट क्या लिया गया है, ये जो पावर है इसका यूनिट वॉट लिया गया है, और तुमको वॉट लेना भी पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ है, वो विकल्प जरा बताना, विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है। 2400 वॉट आवर, नेक्स्ट 100 वॉट आवर, नेक्स्ट 1200 वॉट आवर, नेक्स्ट 600 वॉट आवर। अब देखो इसका ये मतलब है कि तुम देखो हम बता रहे हैं इस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है टेक्निकली, कि उत्तर कैसे मारना है, वॉट आवर कहाँ से आ रहा है। देखो पावर में जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी जा करके ऊर्जा बनेगी, ये तो सही है, लेकिन पावर का यूनिट वो लोग क्या रखे हैं, वॉट रखे हैं, तो ये तो वॉट में रहना चाहिए। इसका मतलब इस डेटा को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय का जो वो लोग यूनिट, समय का जो मान दिए हैं, वो समय का मान कितना दिए हैं, 1 दिन दिए हैं, तो हम लोग को दिन को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा विकल्प है वो आवर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब पावर की वैल्यू तुम क्या रख दो, पावर की वैल्यू तुम रख दो 100 वाट, और टाइम की यूनिट तुम क्या रख दो, 24 आवर। ये तुमको कौन बताएगा 24 आवर रखना है, ये विकल्प बताएगा। हाँ ये विकल्प बताएगा 24 आवर रखना है, तो ये 100 में 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो वॉट आवर को क्या तुम जूल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जूल तुम तभी लिखोगे जब ये सारे के सारे लोग एसआई यूनिट में रहेंगे। तो वॉट तो ऐसा यूनिट है, ये तुमको जानना पड़ेगा पहले से ही कि वॉट ऐसा यूनिट होता है, लेकिन जो आवर है ना, आवर ऐसा यूनिट नहीं होता है। समय का मात्रक आवर नहीं होता, समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर इसी उत्तर को तुम जूल में पाना चाहो तो तुम समय को सेकंड में रखोगी। इसका ये मतलब हुआ कि तुमको ये निकालना पड़ेगा कि एक दिन में जिस प्रकार तुम बेधड़क 24 घंटे रख दिए, अब उस 24 घंटे को तुमको सेकंड तक बनाना पड़ेगा। तो अब देखो 24 को यहाँ छोड़ दो, ठीक है। अब घंटे को, घंटा लिखा हुआ है, घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये हो गया 24 गुणे 60 मिनट हो गया। अब मिनट को देखो, मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो 24 गुणे 60 सेकंड हो गया। अब सेकंड को फिर से तुम चाहो तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, माइक्रो पिको, अगर वैसा कुछ दिया है तब, ठीक है। हाँ सेकंड को सेकंड तक बनाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर यही विकल्प दिया होता हमारा जूल में तो हम लोग क्या करते, उसके लिए हम प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बस 24 गुणे 60 कर देना। अब ये गुणा हर इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। वैसे तो हम भी एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन हमको डेटा भूल जाता है। मेरे ख्याल से शायद 3600 सेकेंड, नहीं 3600 सेकंड तो तुम्हारा सिर्फ 60 और 60 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अभी 24 बच जाता है ये, तो इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करके अपना उत्तर जूल में ला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये काम होता है। अब देखो हाँ चाहो तो एक हम लोग और सवाल ऐसे चेक करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। चल मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बस ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक में थोड़ा जान आ जाए। मान लो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर फिर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे ही लगा के देख लेते हैं। और यहाँ पर कोई, हाँ जो लोग हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ये जान लें कि हम इलेक्ट्रिकल बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट मेरा ठीक है, छोटी मोटी बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो वो आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं। वैसे हम जो भी पढ़ाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ाएंगे, जो मिस होगा वो हम वीडियो में साफ साफ बता देंगे क्या क्या मिस हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो बैटरी यूज हो रही है उसका कुछ ना कुछ नाम दे दो। मान लो कि तुम 10 वोल्ट की बैटरी लगा दो। अब हम तुमसे ये पूछ सकते हैं कि इस रजिस्टेंस में कितना पावर कंज्यूम हुआ। कंज्यूम जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, कंज्यूम का मतलब होता है खाना पीना पचाना, मतलब कंज्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पर कितना पावर ये वाला रजिस्टर जो है कंज्यूम कर लिया। और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कितना पावर कंज्यूम हुआ, और हम ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल कितना पावर कंज्यूम हुआ। हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये बैटरी कितना पावर दे रही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो कि मान लो कि एक पिता के 2 बच्चे, ठीक है। अब इस पिता के पास 1000 रुपये है, लेकिन इस बच्चे को चाहिए मात्र 100 रुपये, इस बच्चे को चाहिए मात्र 200 रुपये। तो पिता इसको 100 रुपये देगा और इसको 200 रुपये देगा। ये मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जो रुपया होता है ना, ये असल में सर्किट में बहने वाला करंट होता है, कि जिस व्यक्ति को जितना करंट चाहिए ये उतना ही करंट देंगे। तो मतलब पिता के पास से कितना रुपये जाएगा, पिता के पास से मात्र 300 रुपये जाएगा। अब ये 300 रुपये 100 अपने आप यहाँ पहुँच जाएगा, 200 अपने आप यहाँ पहुँच जाएगा। भले पिता अधिक पैसा दे सकता है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है उतनी। इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे लिंक करवाएं, इस चीज़ को हम ऐसे लिंक करवाएं कि इस सर्किट में कितना करंट जाएगा। इस सर्किट में अगर तुम करंट पाना चाहते हो
तो जानो कि ये कितने करंट की मांग करेगा और ये कितने करंट की मांग करेगा। अब चूंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां से जो भी करंट निकलेगा वो दोनों करंट साथ ही इसमें पहुंचेगा और इसमें पहुंचेगा। तो मतलब जितना भी यहां से करंट निकलेगा वो यहां पहुंचेगा। अब कितना करंट देखो, क्योंकि सर्किट में दोनों है ना, मतलब सीरीज में दोनों है ना, तो जितना करंट यहां से निकलेगा, रुको हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, रुको मिटा के साफ कर देते हैं, जितना करंट यहां से निकलेगा उतना ही करंट यहां पहुंचेगा अभी, क्योंकि दोनों सीरीज में है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? अगर दोनों पैरेलल में होते तब सेम करंट नहीं पहुंचता। बताते हैं क्यों। देखो बहुत ईजी है इसको समझना। देखो एक ही सर्किट है ना भाई, मान लो कि यहाँ से तुम्हारा निकाल लो ना कितना करंट पहुंचेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट को तुम एक सिंगल 6 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकती हो, ठीक है। तो हो गया कि भाई 10 वोल्ट का तुम्हारा वो है, बैटरी है। बैटरी को ये क्या पता कि अंदर में कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ताकि हम लोग पूरा ये जान पाएँ कि बैटरी को कितने रेजिस्टेंस को सप्लाई करना है। मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पर एक बॉक्स है, उसके अंदर कैसे कैसे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, सीरीज में, कैसे कैसे हम लोगों को नहीं पता। अब यहाँ पर हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं जो बैटरी 10 वोल्ट की है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ये बैटरी कितना सप्लाई करेगा। तो बैटरी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब अंदर में कितने रेजिस्टेंस हैं, बैटरी बस ये पूछेगा कि भाई साहब अंदर में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, क्योंकि ये पिता हो गया, इसको करंट भेजना है, इस तरह का कुछ लफड़ा हो गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो भी करंट पहुँचेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से पहुँचेगा। तो यहाँ पर हमारे सवाल में 2 ओम और 4 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में जो आया वो 6 ओम का आया। तो अब 6 ओम को कितना करंट पहुँचेगा वो हम लोग ओम्स लॉ से निकाल लेंगे आराम से, V बराबर आई आर लगा करके, क्योंकि पूरा इक्विवेलेंट पता ही चल गया हम लोगों को। तो जब यहाँ पे तुम V बराबर आई आर स्टेबल करोगी तो हाँ, V का मान 10 दिया है और I का मान निकालना है, और R का मान 6 आ गया। 6 को नीचे कर दो, 10/6, इसको तुम काटो 2 से तो 5/3। अब इसको तुम 3 काटो, 3 दूनी 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा, 3 4 18। देखो हम लोग कितना स्लो कर रहे हैं, तो 1.66 आ जाएगा। तो इसको तुम, हाँ एक चीज़ और, कभी टाइम मिलेगा तो हम फ्रैक्शन सिखा देंगे। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर 1.6666 लगा है, लिखा है, तो अगर हमको ये 2 अंक रिमूव करना है तो तीसरे अंक पे क्या असर पड़ेगा, मतलब हम इसको इस 1.67 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको किस कंडीशन में 7 लिखेंगे, किस कंडीशन में 7 नहीं लिखेंगे, ये सब चीज़ें हम एक किसी वीडियो में सिखा देंगे। तो अब देखो ये हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो करंट आया है यही करंट बैटरी भेजेगी। तो बैटरी ये करंट भेजेगी, जब करंट यहाँ पहुँचेगा तो वो करंट ये प्राप्त मिलेगा कि भाई ये और ये दोनों सीरीज में हैं। तो इस वाले को भी तुम्हारा सेम करंट मिला 1.66, और इस वाले को भी 1.66 करंट मिला। तो दोनों का रेजिस्टेंस पता है, दोनों का करंट पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग पावर निकाल लेंगे। इसका पावर P1 निकाल लेंगे, इसका पावर P2 निकाल लेंगे, ठीक है। I2R I2 ला करके पावर, ये 3 फॉर्मूले हम लोग अभी डिसाइड किए थे, समझी। I दोनों में सेम है। अब देखो एक बात आती है, क्या बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है, तो उसके जोड़ने का अलग फार्मूला R1 + R2। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल है, ठीक है, तो उसके जोड़ने का अलग फार्मूला। R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ट्रिक बताए थे, R1 R2 बाई R1 + R2 से, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग तरीके से बहेगा, वोल्टेज भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पावर दोनों केस में बराबर खर्च होगा। कहने का ये मतलब है कि इस सर्किट में जितना पावर यहाँ खर्च हुआ है, अगर हम तुमसे पूछ दें कि टोटल पावर बताओ कि टोटल पावर कितना खर्च हुआ है, तो तुमको उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग जुड़े कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में। डज नॉट मैटर। क्या मैटर करता है कि सबका अलग अलग पावर कितना खर्चा हुआ था, उस पूरे पावर को जोड़ दो। मतलब क्योंकि समझ गई ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि अच्छा मान लो जैसे हाँ, क्योंकि सुनो, क्योंकि देखो कहने का ये मतलब है, अगर मान लो कि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ऐसे पैरेलल में जोड़ दिए, और हम ये कह रहे हैं कि ये 5 वाट का पावर है और ये 5 वाट का पावर है, तो इनको जोड़ने के लिए ये मत सोचने लगना कि भाई ये पैरेलल में है तो पावर का फॉर्मूला पैरेलल का P1 P2 बाई P1 + P2 होगा। नहीं, ये डायरेक्ट 10 वाट हो गया। क्योंकि बात को समझो, ये ऐसा 10 वाट क्यों हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को जितना भी पावर चाहिए वो पावर देगा कौन, बैटरी देगा ना, ठीक है कि नहीं।
तो बस वो पावर बैटरी देगा। अब दूसरी बात समझो, अगर ये सवाल पूछा जाता है, इस सवाल को लगाने की कई तरीके हैं। ऐसे लगा सकती हो सवाल, देखो पहले तो तुम सवाल ऐसे लगा दो कि हर ओम का मतलब हर रेजिस्टेंस का अपना अलग अलग पावर निकाल के ये सवाल लग सकता है, जैसे अभी हम बताए, मेरा अप्रोच क्या था। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा तरीका ये हुआ कि तुम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, जो कि निकल गया 6 निकला है ना। अब उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जितना करंट जाएगा उससे पूरा पावर निकाल लो। कहने का मतलब ये है कि आर इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस हुआ। अब उसमें तुम आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट कर दो तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बराबर ही आएगा वो, P1 P2 जोड़ने के बराबर ही आएगा वो। अब इसका एक और तरीका है सवाल लगाने का कि यहीं पर पता कर लो कि ये वोल्टेज कितना करंट सप्लाई कर रहा है, तो बैटरी जो है वो कितना पावर दे रही है, तो यहीं पे पता कर लो। मतलब V बराबर वी आई यहीं पे लगा दो, लेकिन I निकालना जरूरी है तब। ठीक है, और अगर मान लो वी आई पे तुम्हारा काम नहीं बन रहा है तो तुम वी स्क्वायर बाई आर लगा सकती हो, लेकिन उस समय कौन सा आर रखोगी, आर इक्विवेलेंट रखना, क्योंकि ये वी कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ये वी कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, आर इक्विवेलेंट को सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका एक और तरीका है, इस सवाल को लगाने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका ये है, मतलब सारे तरीके जान लो कब कौन कहाँ सब काम आ जाए। अब देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लो R1 है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर नहीं है, अलग अलग ओम है। अब यहाँ पर कोई वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट का। अब देखो ये जो 10 वोल्ट है ना, वो यहाँ पर अलग बटेगा और यहाँ पर अलग बटेगा। क्यों? क्योंकि तुम किरचॉफ लॉ से जानती हो, करंट जब दोनों में जाएगा, मान लो आई करंट चला तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, आई R1, वो तुम्हारा क्या होगा V1। यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, आई R2, जो वो कितना होगा V2। अब V1 और V2 जो ड्रॉप हैं, वो ड्रॉप की क्षमता आई कहाँ से, वो यही 10 ओम तो ड्रॉप होगा ना, 10 वोल्ट, यही 10 वोल्ट तो यहाँ जाके थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे बाकी ड्रॉप हो जाएगा। तो मतलब V1 प्लस V2 जो होगा वो क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, और हम लोग जो किरचॉफ का लॉ लगाते हैं, किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं, किरचॉफ के जो लॉ होते हैं वो 2 लॉ होते हैं। एक होता है केसीएल बहुत ईजी है, इसमें किरचॉफ करंट का बंटवारा करना होता है हर जंक्शन पे। दूसरा क्या होता है केवीएल, मतलब वोल्टेज का बंटवारा करना होता है प्रॉपरली। बस ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगर इसका वीडियो नहीं बना होगा तो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, तुमको आता है ना केसीएल लगाने? हाँ, नहीं आता है तो कोई सर्किट प्रैक्टिस करना, दिक्कत होगी तो हम इसका वीडियो हम लोग क्लास में करेंगे। अभी देखो, तो ये सब तुमको समझ में आया। आज के वीडियो हम लोग क्या क्या कवर किए, एक करंट है, वो जब तार में बहेगा तो उस तार में हम लोग पावर निकालना सीख सकते हैं, और उसके बाद तार में कितना हीटिंग पैदा हुआ वो निकालना सीख सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है एसएससी का एग्ज़ाम दोगी, एसएससी जेई का, तो उल्टे पुल्टे सवाल वो पूछेंगे, इसीलिए हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई सेट पैटर्न पे अगर सवाल बनता तो सब लोग निकाल लेते। तो अभी तो हम धीरे धीरे जितना भी करेगा उसको हम लेके, तो चलो अगला क्वेश्चन पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। 230 वोल्ट, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ये जान लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम पुराने वाले सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं जो पहले पूछा गया है, लेकिन टॉपिक समझाने के बाद कवर करवा रहे हैं, इसलिए आपको फ़ायदा होगा। हाँ चलो सवाल पूछो। हाँ ठीक है, अच्छा सवाल बहुत ईजी है। आप लोग देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब को किसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। अब ये सोर्स चाहे जो भी हो, बैटरी हो, सेल हो, कुछ भी हो, ये कोई सोर्स है जो धारा पैदा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जो धारा जा रही है वो बल्ब तक पहुँच रही है, बल्ब की रेटिंग दी हुई है 120 वाट। ठीक है, मतलब इस बल्ब की रेटिंग है 120 वाट, ध्यान देना। अच्छा ये पहला सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ना तो। अच्छा एक मिनट, इसका मतलब ये सप्लाई तुम्हारी 230 वोल्ट की थी। अब ये पूछ रहा है कि करंट में धारा कितनी जाएगी, यही पूछ रहा है ना। ओके, तो हम एक बार सवाल रीड कर देते हैं। सवाल में ये पूछा गया था कि 230 वोल्ट की सप्लाई का यूज किया जा रहा है और एक बल्ब जोड़ा गया है जो कि 120 वाट का है। वो लोग ये पूछ रहे हैं कि बल्ब से होकर कितनी धारा बहेगी, मतलब सोर्स से जब धारा चलेगी तो बल्ब से होकर के जब गुजरेगी तो उसमें कितनी धारा गुजरेगी। बहुत ईजी सवाल है। क्यों, देखो एक ही बल्ब है, बल्ब तो एक ही है, इसका मतलब यहाँ पर जो 220 वोल्ट है वो पूरा का पूरा बल्ब को मिल जाएगा,
और तो कहीं ड्रॉप है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारा पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, लगा दो, खट से निकल गया उत्तर। पी वी और आई, कितना वोल्ट की सप्लाई है वो दिया ही हुआ है। और वो सप्लाई कहाँ खर्च हो रहा है? वो सप्लाई बल्ब में खर्च हो रहा है। बल्ब कितने वाट का है? 120 वाट का है। तो कितना करंट खींच रहा होगा? कितना करंट खींच रहा होगा? तो 230 का तुम्हारा, सॉरी 230 नहीं, उल्टा उल्टा कर दिया हम, हाँ 120 वाट। अब देखो यहाँ पे वाट लिखा हुआ है और यहाँ पे तुम क्या कर दो, 230 वोल्ट कर दो, यहाँ से तुम्हारा करंट निकल जाएगा। अब ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर करंट की एक नई यूनिट बन गई, वॉट बटे वोल्ट। लेकिन फिर भी ध्यान रहे, अगर वो एग्जाम में पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा करंट का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर फंस जाएगा आदमी। अगर मान लो उसको ये ध्यान है कि करंट का एक तो फॉर्मूला होता है हमारा Q/T, तो इसके हिसाब से कूलाम पर सेकंड बनेगा। एक तो एम्पियर दुनिया के सभी लोग जानते हैं, और एक अभी देखो तुम बना ना W/Q, यहाँ से भी बना। तो तुमको जानना चाहिए कि पहले जितने फॉर्मूले करंट के हैं वहाँ से मैच करा लो, ठीक है। इस तरीके से तुमको समझना पड़ेगा। तो बस यहाँ से जो मान निकालोगे 12/130, तो 12, अब देखो देखो हम इस लोग कैसे लगाएंगे, 12/230 आ गया ना। देखो ये जो है सुना सुना कट जाएगा, छोड़ दो इसको। 12 और 23 को देखो, 12 और 23 ये लगभग 24 है ना। अगर ये लगभग 24 है तो ये लगभग आधा है। अगर ये पूरा 24 होता तो इसका उत्तर एग्जैक्ट आधा आता, 0.5 आता। लेकिन ये 24 से थोड़ा सा कम है तो उत्तर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 0.5 एम्पियर आएगा। हाँ, पहला ऑप्शन क्या है? 1.16। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ हाँ हाँ, चौथा ऑप्शन क्या है? हाँ, तो देखो हम, तुम समझी ना, ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। हम कैसे निकाल रहे हैं, ट्रिक से समझी ना। 23 जो है वो 24 से थोड़ा ही सा कम है, और 12 जो है वो लगभग लगभग हाफ है। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 24 होता तो हर ज़्यादा होता, हर ज़्यादा होने पर 0.5 उत्तर आता, और हर थोड़ा सा कम है इसलिए उत्तर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यही लगा के मार देंगे ट्रिक, तो हल करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, या तो ये उत्तर सही होगा या तो ये उत्तर सही होगा। ये तो बड़ा हो गया, ये तो एक से बड़ा, ये तो उत्तर सही हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है। इन दोनों में सही होगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो फटाक से डिवाइड कर लेगा, एग्जाम में बैठा रहेगा, टेंशन क्यों लेगा। लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि खटाखट हम लोग कर सकें। ऐसे भाग देने से बचोगे ना, अगर ऐसे अंदाजे सोचोगे तो। ये तो हम एक्सप्लेनेशन में टाइम ले लिए, अगर हमको एग्जाम देना तो फट से मारते आगे बढ़ते। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाओ, अगला क्वेश्चन बोलो। चलो यूनिट से वो कर लेना अपने से, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। तो मेगा को कन्वर्ट कर दो, 10⁶ है। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट पूछ रहा है ना। मेगा का मतलब होता है 10⁶ होता है। अब इसका उल्टा याद रखो, मेगा का मतलब माइक्रो, माइक्रो में 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। हम्म हम्म ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये हो गया तुम्हारा ऊर्जा स्रोत, और ये हो गया तुम्हारा बल्ब, और ये धारा भेज रहा है आई, लेकिन ये 10 सेकंड के लिए धारा भेज रहा है ताकि प्रकाश 10 सेकंड के लिए उत्पन्न हो। नेक्स्ट आगे बढ़ो। हम्म हाँ, यदि 2 दशमलव, बस 2 किलो जूल, 2.3 किलो जूल की, हाँ केजे मतलब हो गया किलो जूल। हम्म अच्छा, मतलब ये कह रहा है प्रकाश और ताप दोनों, ध्यान दो। वो ये कह रहा है कि जब यहाँ से धारा बह रही है ना, तो ये जो सोर्स है, ये सोर्स, हाँ तो ये कह रहा है कि जो सोर्स है जब वो ये धारा प्रवाहित कर रहा है, तो साथ में ये जो ऊर्जा निकाल रहा है वो ऊर्जा 2.3 किलो जूल की निकाल रहा है। लेकिन ये ऊर्जा दो हिस्सों में बट रही है, प्रकाश में भी बट रही है और ताप में भी बट रही है। अच्छा सवाल है, आगे पढ़ो। ठीक है, तो बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, फट से निकल जाएगा। अब तुम जरा सोचो क्या क्या दिया हुआ है।
करंट के बारे में डेटा दिया हुआ था, वर्क डन का डेटा दिया हुआ था और टाइम का डेटा दिया हुआ था, है ना? ठीक है ना? अब देखो करंट, वर्क डन, टाइम कैसे कनेक्ट करेंगे हम इन चीज़ों को, ताकि हम ये निकाल पाएँ कि क्या पूछा था इसमें, ड्रॉप पूछा था कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है बल्ब में, वो निकाल पाएँ। तो देखो बहुत आराम से निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा। देखो वोल्टेज पूछ रहा है, तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे कि इन चारों को हम कनेक्ट कर दें। देखो जब भी वर्क डन और टाइम दिया है, ये तो हमेशा W/T ही बनेंगे आपस में, ये तो और कुछ नहीं बन सकते, ये हमेशा W/T बनेंगे। और एक चीज़ और याद रखो, जब ये W/T बन गए तो ये क्या बनेगा, पावर बनेगा। पावर का एक और फॉर्मूला क्या बनता है, VI बनता है, ठीक है ना? अब देखो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, मतलब VI बराबर W/T कनेक्ट हो गया, यहाँ से वैल्यू का आंसर निकाल दो। अब ये तरीका तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका तुमको अभी तुरंत समझाए हैं कि हीट का डायरेक्ट फार्मूला होता है VIT, ये बताए हैं अभी तुमको हम। तो हीट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही है, और यहाँ पे ऊर्जा साफ साफ दिया हुआ है। तो ऊर्जा कोई भी दिया हो, बस बात को समझना है कि नहीं। यहाँ पे ऊर्जा रख दो, VIT पता है, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये VIT का ही फॉर्म बनेगा, VIT बराबर W। तो चाहे W को लेके समझ के सवाल लगाओ, चाहे हीट को लेके समझ के सवाल लगाओ। अब देखो वो H²RT कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस पता ही नहीं है, तो R का मान कैसे निकालोगे तुम? तो फिर एक स्टेप बढ़ गया ना। तुम सुनो मेरी बात, हीट अगर तुम निकालती हो VIT से, तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ, ये VI है क्या, ये VI तो पावर है ना। वो कैसे निकाला है, वो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक VI जो कि यहाँ फिलहाल लिखा हुआ है, एक होता है I²R, एक होता है V²/R। तो कोई भी फॉर्मूला यहाँ रख सकते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ तो हम इसको और इसको क्यों यूज करेंगे? जब हमको डायरेक्ट पता है तो हम उसको उससे निकालेंगे, है ना? अब सुनो एक चीज़ ध्यान दो, जब यहाँ बच्चे कैसे गलती करेंगे, जब 2.3 kJ लिखा हुआ है तो तुम kJ पर सवाल तब लगाओगे जब तुम्हारा वोल्टेज पूछा हो। तुमको समझाते हैं, पूरा समझाते हैं। देखो हीट बराबर VIT दिया है, हमको V का मान निकालना है, तो हीट बटे IT कर दो बराबर V आ गया। इस पूरे का उत्तर क्या आना चाहिए, वोल्ट आना चाहिए, ठीक है? अब वोल्ट SI यूनिट है, तो ये सारे के सारे जब अपने अपने SI यूनिट में रहेंगे तभी तुम्हारा SI यूनिट वोल्ट में आएगा। अब जरा ध्यान दो, उसके लिए तुम्हारा सुनो एक चीज़ समझो, तुम्हारा करंट जो है ना वो नहीं दिया हुआ है इसमें करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। अच्छा तो और इजी हो गया। अब सुनो, तो हम वही सोचे कि नहीं दिया हुआ है। अब जरा तुम चेक करो कि ये चेक करो कि सारे के सारे वैल्यूज़ अपने अपने SI में हैं कि नहीं। तो करंट जो है वो 1 एम्पियर है, तो एम्पियर SI यूनिट है। टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, सेकेंड भी SI है। हीट जो है वो किलो जूल में है, ठीक है, 2.3। हाँ तो हम यही कह रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, किलो जो है ना नीरू, बात को समझना, ये जो किलो है ये SI के यूनिट को, मतलब SI के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता है अभी भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जूल है या किलो जूल है या मिली जूल है, अगर जूल लिखा हुआ है तो चीज़ें SI में हैं। बस अंतर क्या आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि उसका साइज छोटा बड़ा हो गया है। अगर किलो मिली लगने से सिर्फ साइज छोटा बड़ा हो गया है। तो अब देखो सुनो, तुमको हम ये कहना चाहते हैं, ये जो हीट है, हीट का मान 2.3 जो किलो जूल लिखा हुआ है, अगर तुम इस किलो को नहीं हटाती हो तो ये किलो कहाँ पे आ रहा है, ये किलो ऊपर में आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो तुम्हारा वोल्ट है, अब हम करवा के दिखाते हैं, 2.3 हम कहना क्या चाहते हैं, 2.3 किलो वोल्ट 1 एम्पियर इंटू 10 सेकेंड। हाँ किलो जूल, हाँ 1 मिनट गलती हो गया, यहाँ पे इसको जूल लिख दो। देखो यहाँ पे इसको जूल लिख दो। अब देखो ये जो जूल है, ये जो एम्पियर है, ये जो सेकेंड है, ये तीनों आपस में मिल करके तुमको क्या देंगे, वोल्ट देंगे। और ये तभी वोल्ट देंगे जब एकदम इसी फॉर्मेट में हो, मतलब जूल ऊपर हो और एम्पियर नीचे हो और सेकंड नीचे हो, तभी मिलकर क्या देंगे, वोल्ट देंगे। क्या चीज़? हाँ तो अभी कोई बात नहीं, बैटरी 5% है अभी फ़िलहाल, दिख रहा है तुमको ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अब देखो ये जूल और ये आपस में मिलकर वोल्टेज तो दे दिए, लेकिन किलो तो अपनी जगह बच गया, तो तुम्हारा उत्तर किलो वोल्ट में आने लगेगा।
हाँ, तो तुम क्या करो, देखो इसका सबसे स्मार्ट तरीका क्या होता है, जहाँ के लिखा हो, के जैसे ही हटेगा वहाँ पर 1000 लिख देना। ये दुनिया में हर जगह काम आता है, ठीक है। जहाँ से भी के को हटाना चाहती हो वहाँ पे क्या लिख देना, 1000। तो 2.3 में 1000 गुणा कर देना, तो 1 दशमलव से ही शून्य खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 2 शून्य के साथ। अब बटे ये एक तो खत्म, छोड़ो 10 बचा, तो इसको 230, अब देखो किलो रहा नहीं, 230 वोल्ट हो गया उत्तर तुम्हारा, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से जब हम प्रैक्टिस कराएंगे सवाल ना, तो स्मार्टनेस बढ़ेगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।